मेरे भाई की 4 शादियाँ हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी के साथ सुहागरात नहीं मनाया पाया। आखिर ये कैसा वाक्य है? जब भी भाई शादी करके अपने कमरे में जाते तो वैसे ही भाभी मेरे पास आती और मेरे बगल में सो जाती। जब सुबह आँख खुलती तो मैं भाभी को देखकर चौंक सी गई। आखिर भाभी अपने सुहागरात के दिन मेरे कमरे में क्या कर रही है? भाभी के बहुत पूछने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और सामान पैक करके वापस अपने मायके चली गई। जब भाई की 5वीं बार शादी हुई तो मैं सबसे पहले भाई के कमरे में छुप गई। फिर जैसे ही भाई भाभी के पास आए वैसे ही वो नज़र मेरे सामने आया। उसे देखकर तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि जैसे ही भाई भाभी के पास गए तो मेरा नाम सोनम है। हम 2 भाई बहन थे। हम लोग अपने परिवार में बहुत खुश थे, लेकिन हम लोगों के पास क्या पता था कि हमारे ऊपर एक ऐसी दुखों का पहाड़ टूटने वाला है जो किसी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आखिर हम सोचते भी तो कैसे, ना तो यह तो नामुमकिन था। लेकिन जब यह राज खुलकर हम लोगों के सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी तो चीखे पे चीखें निकलती जा रही थी। आज मेरी बुआ मेरे घर पर आई थी और वह बहुत खुश लग रही थी। आते ही पूछने लगी, तुम्हारी माँ पापा कहाँ हैं? मैं भी कह दिया कि पापा तो अभी काम पर से नहीं आए हैं, मम्मी भी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई हैं। मैं बुआ को बैठाया और उन्हें नाश्ता वगैरह खिलाया और पूछने लगी कि क्या हुआ, आप तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं। ऐसा क्या बात है जो आप मम्मी पापा को ही ढूंढ रही हैं? बुआ बताने वालों के, अरे पागल, तेरे भाई के लिए लड़की देख कर आई हूँ। क्या तू नहीं चाहती कि तेरी भाभी भी आ जाए और तेरे घर में कामकाज को संभालने लगे? अब तेरी मम्मी की धीरे धीरे उम्र ख़त्म होती जा रही है, उनको भी तो कामकाज करने के लिए कोई सहारा चाहिए। तू भी एक दिन शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए मैं तेरे भाई के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि बुआ मुझे भी तो फ़ोटो दिखाइए, मेरी भाभी कैसी है। जब फ़ोटो मेरे हाथ में आई तो फ़ोटो देखते ही मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी भाभी तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जैसे एक इस दुनिया में कोई लड़की नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लग रही थी। मैंने तो फटाक से हुआ और कह दिया कि क्या हुआ? तो ये तो भाभी बहुत पसंद है, आप मेरे भाई के लिए इस लड़की से शादी करा दीजिए। लेकिन हमें क्या पता था कि उस लड़के पर एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटने वाला है जो उसने अभी दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, अभी तो मेरे मम्मी पापा भी घर पर वापस आ गए और मेरी बुआ भी उन लोगों के भाई की शादी बात कर ले और मेरे मम्मी पापा भी तैयार हो गए। अगले दिन हम लड़की वालों को घर चले गए भाभी को देखने के लिए। भाभी तो ऐसे ही हम लोगों को पसंद हो चुकी थी, लेकिन यह बात यह थी कि भैया और भाभी एक दूसरे को पसंद कर ले। मेरा भाई भी किसी हीरो से कम नहीं था। फिलहाल दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे और हम लोग अपने घर वापस आ गए और भाई का रिश्ता तय हो चुका था। 1 महीने के बाद मेरे भाई की शादी थी और मेरे घर में शादी की चहल पहल होने लगी थी और 2 दिन के बाद मेरे भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। घर में एकदम रखते ही जैसे घर में रौनक सी आ गई। अब सो रस्म था वह सब कुछ हो गया। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। जब सुबह आँख खुली तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर शादी की पहली रात भाभी मेरे कमरे में क्या कर रही है? उनको तो अपने कमरे में रहना चाहिए था, वह भी भाई के साथ। यह मेरे कमरे में क्या कर रही है? मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं फ़ौरन भाभी को जगाने लगी और पूछने लगी कि भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आप खुद अपने कमरे में सो सकती हैं थी। मेरी भाभी को शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कितना बड़ा कायमात टूट पड़ा है। मेरी भाभी कुछ ना बोली और जल्दी से अपना बैग पैक करने लगी। पूरे घर वाले भाभी से पूछते ही रह गए कि आखिर क्या बात हुआ है, कुछ तो बताओ, तुम क्यों इस तरीके से घर छोड़कर जा रही हो? लेकिन मेरी भाभी कुछ ना बोली और अपना बैग पैक करके घर से निकल गई। अब हम लोगों को तो तंग होकर रह गए थे। मैं फ़ौरन भाई के पास गई और भाई से पूछने लगी कि भाई, भाभी इस तरीके से घर छोड़कर क्यों जा रही है? आपसे लड़ाई हुआ है क्या? आखिर भाभी शादी की पहली रात थी, इस तरीके से घर छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरे भाई तो कुछ बोलने सा ना रहा, बस चुपचाप खड़ा हुआ मेरी बातें सुनते हुए जा रहा था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा तंग रहने लगी थी। आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या? ना तो भाई कुछ कह रहा था और ना तो भाभी कुछ बता कर गई। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो भाभी इतना बड़ा फैसला कर ली?
खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। 2 दिन बाद भाभी ने तलाक का पेपर भिजवा दिया। अब तो हम लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात हो गया कि भाभी तलाक लेने के लिए भी राज़ी हो गई। मैं तुरंत भाभी के पास कॉल करके पूछने लगी कि भाभी आप तलाक क्यों लेने जाती है, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताइए। मेरी भाभी तो साफ साफ कहने लगी मैं तुम्हारे भाई के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे भाभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। भाभी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरी रूह कांप गया। अब हम लोग भी क्या कर सकते थे, ना तो भाभी कुछ बता रही थी और ना तो भाई कुछ बताने के लिए तैयार थे। भाई और भाभी की तलाक तो हो गई, लेकिन माँ और पापा भाई से पूछते ही रह गए आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या था और क्या बात हो गई जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें तलाक लेने के लिए राज़ी भी हो गई। अगर ऐसी वैसी बात थी तो तुम हमें बता सकती हो, हम लोग बात करके उसी उलझन उलझा देते। लेकिन मेरी माँ और पापा बस कह जा रहे थे, लेकिन भाई तो बस भूत बने खड़ा था, बस यही कहे जा रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, आज के बाद मेरा रिश्ता कोई नहीं देखेगा, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भाई की मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई, आखिर मेरा भाई ऐसे बातें कैसे कर सकता है। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी भी हो जाए, उसकी भी पत्नी आ जाए, वह भी अपने परिवार में खुश रहे, लेकिन मेरा भाई तो कुछ और ही कह रहा था। यह सब सुनकर तो मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा सी गई। और खैर एक दिन मेरी मासी का फ़ोन आया और वह कहने लगी कि मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं उसकी शादी तुम्हारे बेटे से करवा दूँ। मेरी माँ तो फ़ौरन ही राज़ी हो गई, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मेरे माँ पापा के आगे मेरे भाई को भी झुकना ही पड़ा। इसी तरीके से भाई की चौथी बार शादी हो गई और सब लोग अपने अपने कमरे में लेट गए। लेकिन हम सबको क्या पता था कि एक आंधी और तूफ़ान फिर से हमारे घर पर आने वाला है। जैसे ही मैं सुबह आँख खोली तो मेरे बगल में भाभी लेटी हुई थी। अब तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई, आखिर ये कैसे हो सकता है, भाभी फिर से मेरे बगल में क्यों लेटी है। भाभी को तो अपने कमरे में रहना चाहिए, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो भाभी अपने कमरे में सोने के बजाय मेरे कमरे में आकर सो जाती है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। मेरे मन में एक ही डर सता रहा था कि कहीं भाभी भी घर छोड़कर ना चली जाए। मैं दबे पाँव कमरे के बाहर निकले और भाई के कमरे में चली गई। और जब भाई के कमरे में जाकर देखी तो वह भाई बहुत आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी यही सब देख रही थी कि अचानक से नज़र मेरे सामने था। उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। इस बार भाभी मेरे माँ और पापा से उसे आवाज़ से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रह सकती अभी, और इसी वक्त अपने पति से डिवोर्स लेती हूँ। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरे दिल टूट गया। मैं फ़ौरन भाभी के पास भागी और भाभी से पूछने लगी कि प्लीज़ भगवान के लिए बता दीजिए कि आखिर आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं, आखिर बात क्या हो गई। भाई ने कुछ आपसे कह दिया है क्या, प्लीज़ भगवान के वास्ते आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। भाई ने आपसे ऐसी कौन सी बात कह दी कि आप डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन भाभी तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। फ़िलहाल भाभी घर छोड़कर चली गई। भाई भी बहुत ज़्यादा मायूस रहने लगे थे। मेरे मन में तो हज़ारों सवाल थे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन फिर मेरे मन में यह बात आएगी कि इस राज को जानकारी रहूँगी, आखिर यह सब मेरे घर में हो क्या रहा है। मेरे भाई तो बहुत ही खूबसूरत थे, देखने में भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट थे। उन्हें तो जितनी लड़कियां देखें उनसे फ़ौरन ही शादी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यह सब कैसे हो रहा था। अब तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं यह राज खुद पता कर ही रहूँगी। लेकिन इस बार भाई ने तो बहुत गुस्से से कह दिया था कि अब मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मेरा रिश्ता कोई देखना मत। लेकिन मैं भाई को बहुत समझाते हुए बोली कि भाई एक बार बस और शादी कर लो, उसके बाद से हम सब तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बस एक आखिरी बार और शादी कर लो। मेरे बहुत समझाने के बाद भाई ने शादी के लिए राज़ी हो गए। जब मेरे भाई की 5वीं बार शादी हुई तो मैं पहले से ही जाकर भाई के कमरे में छुपकर बैठ गई। बस मैं ही सोच रही थी कि इस बार मैं सारी रात जानकर ही रहूँगी। आखिर ऐसा क्या होता है जो शादी की पहली रात ही भाभी कमरे से बाहर भाग जाती है और सुबह होते ही डिवोर्स देने की बातें करने लगती है। मेरे मन में तो बस एक ही बात थी कि जैसे भी हो बस सारी रात जानकर ही रहूँगी। भाई और भाभी कमरे में आने से पहले ही मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई और जैसे ही भैया और भाभी कमरे में दाखिल हुए तो भाभी तो बहुत ही आराम से बेड पर बैठी हुई थी। भाभी बहुत अच्छे खासे लग रही थी। जैसे दरवाज़ा बंद करके भाई भाभी के पास गए, अब वो नाचरा मेरे सामने आया
उससे तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो बेहोश होते होते बची, लेकिन मेरी तो चीखों पर चीखें निकलती जा रही थी। भगवान, कैसे हो सकता है? मेरे भाई इस रूप में भाभी भी अचानक से खड़ी हुई और मेरे पास भाग कर चली आई। मैं तो फ़ौरन ही भाई के पास गई और भाई से पूछने लगी कि भाई यह सब क्या हो गया, तुम इस रूप में कैसे हो? मेरे तो यह सब कुछ समझ से बाहर था। मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था। मैं तो भाई से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई बताने लगा कि जब मैं घर से जॉब के लिए जाता था, वहीं पर एक किन्नर थी जो काम किया करती थी। वह किन्नर बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अगर कोई देख ले तो अपना दिल हार बैठे। मेरे केबिन में अक्सर वह पानी वगैरह भी काम को वह किन्नर कर दिया करती थी। उसी दिन सारा दोस्त मरने लगा। मुझे भी जो काम होता मैं उसे अपना काम करवा लेता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे ही करते करते वह किन्नर मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता था? वह भला किन्नर था। मैं तो साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वह तो मेरे प्यार में इस कदर पागल हो गई कि मेरे अलावा उसके कुछ दिखता भी तो नहीं था। तो जब जाना ही छोड़ दिया था। फिर एक दिन अचानक से उसने मुझे रास्ते में देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर एक सुनसान जगह पर लेकर गया और मुझे मिन्नतें करने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। आखिर वह किन्नर था, मैं उससे शादी कैसे कर सकता था? उसे मैं बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुना। बस एक ही बात कहे जा रहा था, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगी। और जैसे ही मैं उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जैसे ही मैं यह बात उससे कहा, अब मुझे क्या पता था कि मेरी ऐसी बात सुनकर वह इतना बड़ा कदम उठा देगी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने फ़ौरन नहीं अपने शरीर को आग लगाकर जला दिया। तुमने मुझे प्यार ठुकराया है, उसी तरीके से ज़िंदगी भर तो पछताएगा। तो शादी तो करेगा, लेकिन अपनी शादी वाली रात किसी के साथ गुजार नहीं पाएगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अब पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए क्या प्यार कहाँ से जग गया था। हाँ, मैं मानता हूँ उसे किन्नर से थोड़ी बहुत मुझे लगाव हो गई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त समझता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह दोस्ती का रिश्ता मेरे आगे एक तूफ़ान लाकर खड़ा कर देगा। मैं तो उसे कभी भी कुछ इस तरीके से बात भी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं उस किन्नर को मुझसे कैसे मोहब्बत हो गया। हाँ, यह बात तो सही है, वह किन्नर देखने में बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखती थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी मैं उसे कभी भी गलत निगाहों से नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानता था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। और मुझे पता था कि किन्नर किसी भगवान से कम नहीं होते। उसके मुंह से हर एक बात सच साबित होता है, लेकिन मेरा इसमें क्या गलती था? मैं तो बिल्कुल भी मुझे एक ऐसा भयानक शराब दे दिया था कि मैं जीते ही मर गया। जब मेरी पहली बार शादी हुई थी तो इस शराब की वजह से मेरी यही हालात हो गई थी और मेरी पहली पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई। ऐसे ही करते करते मेरी 2 से 3 बार शादी हो गई और जब 5वीं बार शादी हुई तो मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने खुल गई। तो बार बार कह रहा था कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब मैं तुम लोगों से कैसे बताता कि मेरे साथ सुहाग वाले रात क्या होता है। जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाता तो मेरी हालात हो जाती। भाई की मुझे ऐसी बातें सुनकर तो मुझे अकेले नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर मेरे भाई का इसमें क्या कसूर था? वह तो बिल्कुल भी ना समझता। मेरे भाई को बेड पर बैठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहने लगी कि भाई तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और मैं अपने भाभी को भी समझा बुझाकर बस 2 से 3 दिन का मोहलत मांग ली। प्लीज़ तुम अभी से घर में रुक जाओ, तुम्हें तो सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसे तुम मेरे परिवार वालों को कुछ मत बताना और घर से जाने के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचना। मेरे भाभी बात सुनते कहने लगी कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर मैं अपने कमरे से आकर लेट गई और मैं सोने लगी कि ऐसा क्या हो गया, क्या करूं जो यह सब कुछ सही हो जाए और मेरा भाई पहले जैसा हो जाए। लेकिन मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं भी तो क्या। मेरे समझ में तो बस यह सब कुछ बाहर था।
अभी ऐसी बात मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि खामोशी और भाई की भी बदनामी होगी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बाबा से जाकर मिलूं। अगली सुबह मैं फ़ौरन माँ से पूछने लगी कि माँ, मेरी एक सहेली मुझे अपने घर बुला रही है, मैं चली जाऊं? मेरी माँ भी मुझसे कहने लगी कि ठीक है जाओ, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। मैंने भी माँ से कह दिया कि ठीक है माँ, मैं शाम होने से पहले घर वापस चली जाऊँगी। मैं घर से निकली और एक बाबा के पास चली गई। बाबा के पास जाकर मैंने सारी सच्चाई बता दी कि मेरे भाई के साथ क्या क्या हो रहा है, आखिर यह सब कैसे ठीक होगा, मेरा भाई इन सब चीज़ों से कैसे मुक्त होगा। मेरा भाई तो एक भोला भाला लड़का है, उसकी ज़िंदगी में बर्बादी हो चुकी है। अगली पल बाबा के मुंह से कही हुई बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। बाबा, कुछ तो उपाय होगा। मैं बाबा से यही सब बातें कर रही थी कि अचानक से मेरा फ़ोन पर कॉल आया कि मैं फ़ौरन घर वापस आओ। मैं पूछताछ रही थी, आखिर क्या बात हो गई, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। लेकिन मुझे अचानक से घर वापस आना पड़ा। जैसे ही घर पहुँची देखा कि भाई की राज खुलकर सबके सामने आ गई है, क्योंकि जब तक उसकी बीवी घर पर रहती मेरा भाई उसे शराब से आज़ाद नहीं होता, और जैसे ही भाभी घर से बाहर जाती मेरा भाई बिल्कुल अच्छा खासा हो जाता। आज तो भाभी मेरे घर पर ही थी। मम्मी पापा उसके सर पर हाथ रख कर बैठे हुए थे। मैं बहुत समझाने लगी, माँ आप फिक्र ना करें, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा, हमारी गुहार ज़रूर सुनेंगे। अपनी माँ को समझाते हुए सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद से मेरे मन में ही ख्याल आया कि मैं कल सुबह होते ही उसके बाबा के पास चली जाऊंगी। जब सुबह हो गई तो मैं उस बाबा के पास दोबारा से चली गई और बाबा से कहने लगी, बाबा कुछ तो उपाय होगा, इस शराब से मुक्ति मिल जाए और मेरा भाई सुकून की ज़िंदगी गुजारे। बाबा से बहुत मिन्नतें करने के बाद ने एक बात बताई जिससे मेरे दिल की एक उम्मीद की किरण जागी। मैं घर आ गई और अपने भाई की बाबा से कह गई, सारी बातें बता डाली है। मेरे भाई के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। बस इंतज़ार था तो सिर्फ अगले सुबह का। अब हम लोग अपने अपने कमरे में लेट गए और जैसे सुबह हुई हम तीनों घर में निकल गए और बाबा की कुटिया में जा पहुँचे और बाबा पूजा की सारी तैयारी कर चुके थे। बस हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। अब भाई और बाबा पूजा करने के लिए बैठ गए और जैसे ही पूजा आरंभ हुआ वही किन्नर हंसता हुआ दिखाई देने लगा। उस किन्नर को देखकर तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक किन्नर है। अगर उसे 100 लड़कियों में खड़ा कर दिया जाए तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि वह किन्नर है। किन्नर को देखते ही मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह किन्नर है। किन्नर इतना भी खूबसूरत होती है, मैं तो पहली बार देख रही थी। लेकिन वह किन्नर गुस्से से मेरे भाई की तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई को अभी खून कर देगी। उसके आंखों में और दर्द और तड़प अभी भी जाहिर हो रही थी। जो किन्नर ने मेरे भाई से सच्ची मोहब्बत की थी। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो वह कुछ नहीं देखा उसके अंदर क्या कमियां हैं। मेरे मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि उस किन्नर की कोई गलती नहीं है। उसे भी प्यार हो गया तो उसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन मेरे भाई को भी कोई गलती नहीं थी, वह तो सिर्फ दोस्त ही मानता था। मेरे भाई की नीयत बिल्कुल साफ था, उसके मन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। अब किन्नर और बाबा से बहस होने लगी। एक किन्नर है, अब बाबा उसे किन्नर से मिन्नतें करने वालों की, तुम इसे माफ़ कर दो, अपना शराब वापस ले लो। यह तो नादान है, इसे क्या पता था कि तुम इसे प्यार करती हो। लेकिन उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अब तो सिर्फ कहे जा रही थी कि मेरे प्यार को ठुकराया था, यह सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेगा जैसे इससे मेरे प्यार को ना समझ कर दिया। मैं तो उसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं इसके बिना नहीं जी सकती। मैंने तो उसी वक्त उसके ऊपर तिल छिड़क कर अपनी जान दे देते हैं। जैसे मैं आज मैं जलते हुए तड़प कर मर रही हूँ, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी तड़प कर एक दिन मर जाएगा। लेकिन इसे प्यार का सुकून नहीं मिलेगा। मैं फ़ौरन ही उस किन्नर के पैर पर गिर गई और मिन्नतें करने लगी, मेरा भाई तो माफ़ कर दो, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपना शराब वापस ले लो। मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब तक 4 शादियाँ कर चुका है, अब 5वीं बार शादी करके अपने पत्नी के साथ लेकर आया है। तुम चाहो तो हो सर आप मुझे दे दो, लेकिन मेरे भाई की ज़िंदगी बख्श दो। मैं उसे किन्नर से रो कर अपने भाई के लिए भीख मांग रही थी।
वह किन्नर का दिल पिघल गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं अपना शराब ले लेता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक किन्नर का ये दिया हुआ शराब कभी खारिज नहीं होता, उसके बदुआ किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाता है। किन्नर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में जो जान आ गई कि अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा। मेरे भाई का लगा हुआ शराब अगर भाई किन्नर वापस नहीं लेता तो वह ज़िंदगी भर अपने सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाता, क्योंकि जब भी शादी करके अपने सुहागरात के सेज पर जाता वैसे ही मेरे भाई किन्नर बन जाता। और भाई का ऐसा रूप देखकर मेरी भाभी चीखती चिल्लाती हुई मेरे कमरे में आ जाती और मेरे बगल में सो जाती। जब सुबह मेरी आंख खुलती तो आंखें फटी की फटी रह जाती। ऐसे ही करते करते मेरे भाई की 4 शादियाँ हो गई थी। 5वीं बार भाई का राज खुला और यह सब कुछ मेरे सामने आया। अगर भाई की 5वीं शादी ना होती तो शायद यह राज मैं कभी नहीं जान सक पाती और मेरा भाई की ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाता। फ़िलहाल मेरा भाई शराब से मुक्ति पा लिया था। अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया था और मेरी भाभी भी बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। इतना सब कुछ जानकर भी एक आवाज़ तक नहीं उठाई थी। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए और कहने लगे कि आज जो तुमने कर दिखाया है वह तो शायद कोई नहीं कर सकता था। अगर तुम इसे उस बाबा के पास लेकर नहीं जाती तो शायद यह पूरी ज़िंदगी उसे शराब से मुक्ति ना पाता। मेरा भाई भी आप बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेरे मम्मी पापा भी खुश थे। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर जो शराब लगी हुई थी वह तो उसे शराब से बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। अब वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे। मेरे भाभी की बहुत खुश लग रही थी। मेरे तो भगवान से यही दुआ है कि किसी भी इंसान के साथ इतना बड़ा भयानक शराब किसी को ना लगे। हम सब लोग उसे किन्नर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करके और मेरी भाभी भी अपने पति को दिल से अपना लिया और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे। भला हो उस बाबा का, अगर उसने तंत्र विद्या शक्ति से उस किन्नर को अपने पास नहीं बुलाए होते तो शायद आज मेरा भाई ठीक नहीं होता। लेकिन आप सब कुछ सही हो गया। हम सब लोग अपने परिवार में खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।